नमस्कार मित्रों, डॉक्टर आशीष कुमार जैन, परामर्शदाता, दमोह मध्य प्रदेश। आज मैं इस वीडियो में भारत में समाज कल्याण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, उसके विभाजन के विषय में आपके बीच में आया हूँ और मैं आपको समाज कार्य के विषय के अंतर्गत भारत में समाज कल्याण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में आपको स्पष्ट करूंगा। तो सुनिएगा इस बात को और आप समझिएगा भी कि भारत में समाज कल्याण किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। हम अगर भारत में समाज कल्याण की पृष्ठभूमि को देखें तो उसको समझने के लिए हम उसे 3 भागों या 3 युगों में हम डिवाइड कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं उस विभाजन से कि भारत में समाज कल्याण किस युग में किस प्रकार से उसका आविर्भाव हुआ और उसका इतिहास किस प्रकार से बनता चला गया। हमने 3 डिवाइडेशन किए, एक प्राचीन युग, मध्यम युग या मध्य युग, ब्रिटिश युग। हम इन 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। हम सबसे प्रथम प्राचीन युग के विषय में आपको स्पष्टीकरण दें वो बताएं, आपके लिए उद्धृत करते हैं। प्राचीन युग के समाज कल्याण को हम भारतीय साहित्य के समस्त धर्म ग्रंथों, आगम ग्रंथों, वेदों, आगम सूत्र, उपनिषद, स्मृति और महाकाव्य में वर्णित राजधर्म, कर्तव्यों, प्रजा हितों और प्रजा हितैषी न्याय एवं शासन प्रशासन के नैतिक एवं भौतिक दोनों प्रकार के प्रबंधन से स्पष्टतया हम उसको समझ सकते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति राजपुरुषों की प्राचीन काल में थी, जिसके कारण राजा राजकोष की संपत्ति को सामाजिक संपत्ति समझकर सामाजिक हित में ही लगाते थे तथा प्राचीन युग में मुख्य रूप से मौर्य काल, कौटिल्य, गुप्त काल और हर्ष काल में समाज कल्याण की रूपरेखा को क्रम से यहाँ पर हम जानेंगे। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने लोक कल्याणकारी योजनाओं को राजा की आज्ञा के रूप में शिलालेखों पर लेखांकित किया था। मौर्य काल में सिंचाई, सड़क मार्ग, आश्रम, आश्रयालय, वृक्षारोपण, कुओं की खुदाई एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कूड़ेदानों की व्यवस्था, जुए आदि व्यसनों पर कठोर पाबंदियां एवं शिक्षा साहित्य को उचित प्रोत्साहन दिया जाता था। धीरे धीरे यह आगे कौटिल्य काल आया, या यूँ कहें कि अशोक के समय कौटिल्य की अर्थशास्त्र को बहुत मान्यता थी, जिसमें कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त चाणक्य ने अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद, गर्भवती महिलाओं, महिला सम्मान रक्षा, अबोध कन्याओं की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन जिसे डिसास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है, पीड़ितों की सहायता पर अधिक बल प्रोत्साहन दिया गया है। गुप्त काल में राज्य में परोपकार की भावनाओं को बढ़ावा दिया गया। फलस्वरूप भिक्षुओं को भिक्षा का दान, विद्यार्थियों को विद्या का प्रबंध, धर्मात्माओं को धर्म की स्वतंत्रता एवं परोपकारी संस्थाओं के उचित संचालन को पर्याप्त अनुदान राज्य के द्वारा प्रदान किया गया। ऐसा ही
हर्ष काल में भी हुआ, जिसमें भिक्षा गृहों, विश्राम गृहों, जल स्थानों, औषधालयों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य एवं दानवीर नागरिकों तथा संस्थान के द्वारा की गई। पुरातन काल के विभिन्न शासकों द्वारा प्रदत्त कल्याण सेवाओं की पुष्टि चीनी यात्रियों फान, युवान, चित्रांग, हवेशांग के वृत्तांतों से भी प्राप्त होती है। इसके द्वारा प्रजा के कल्याण के लिए प्रदत्त सेवाओं से स्पष्ट है कि ये राज्य कल्याण अभिमुखी तथा कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा के निकट थे। इस प्रकार से प्राचीन युग में परोपकार, दान, अनुष्ठान और अनुष्ठानों में भी अनुष्ठानों के माध्यम से समाज कल्याण, समाज हित, लोक कल्याण, विश्व कल्याण की भावना भाई जाती रही है। ये प्राचीन काल का इतिहास हुआ। ये समाज कल्याण की ऐतिहासिक प्राचीन युगीन पृष्ठभूमि है। अब हम मध्यम युगीन या मध्य युगीन पृष्ठभूमि की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य युग में राजपूतों, सुल्तानों एवं मुगलों के शासन का प्रतिनिधित्व करता है। वे राजकोष को निजी संपत्ति समझकर इसका उपयोग लोक कल्याण में ना करके निज कल्याण एवं अपनी इच्छाओं को पूरा करने में करते थे। फिर भी कुछ राजाओं ने कला एवं साहित्य पर अपना धन खर्च किया। जैसे मुगलों में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर आदि व्यक्तित्वों ने कल्याणकारी राज्यों की स्थापना की। शेर शाह सूरी कुशल प्रशासन एवं न्याय प्रणाली के आश्रयदाता होने के साथ साथ समाज के संरक्षक भी रहे। इन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, अनुदान प्रदान कर संरक्षण, योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियाँ प्रदान की और जीटी रोड का नाम शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। समस्त मुगल शासकों में कल्याणकारी कार्यों के लिए अकबर को विशेष रूप से याद किया जाता है। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार दान पुण्य पर अधिक बल दिया। इस्लाम में ज़कात एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति विशेष प्रकार से धन, स्वर्ण का 2.5% भाग ज़कात के रूप में व्यय करना आवश्यक है। ज़कात की रकम का उपयोग निर्धन एवं अभावग्रस्तों पर तथा खैरात में आर्थिक सहायता व्यक्तिगत रूप से की जाती है। मुग़ल शासन में या यूँ कहें कि इस्लाम में ज़कात और खैरात इन दो का महत्व है। जिस प्रकार से वैदिक संस्कृति में दान का सबसे बड़ा महत्व है और मुस्लिम संस्कृति में, इस्लाम में ज़कात और खैरात का बहुत बड़ा महत्व है। मुग़लों ने पुत्रियों के विवाह, अस्पतालों, भिक्षागृहों, पुस्तकालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों तथा विधवा विवाह आदि कार्यों पर अधिकारियों को प्रोत्साहन कर समाज कल्याण के कार्य किए। अब हम यहाँ पर तृतीय युग जो है, तृतीय युग की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम ब्रिटिश युग में प्रवेश करें तो ब्रिटिश युग को भी हम दो भागों में पहले बांट लें। एक भाग ऐसा है जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और एक 1857 में ब्रिटिश ताज द्वारा प्रशासन। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार था। इस कारण कुछ सामान्य प्रयास के अलावा उल्लेखनीय समाज कल्याण के कार्य नगण्य थे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1857 में ब्रिटिश ताज को शक्ति हस्तांतरण के पश्चात किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों को
समाज सेवाओं, समाज सुधार, सामाजिक विधान, सामाजिक सुरक्षा एवं समाज कल्याण में शामिल किया जाता था। इसके उपरांत आज़ाद के बाद भारत में समाज कल्याण का जो विकास हुआ वो इस प्रकार से है। हम इस चतुर्थ भाग को भी हम इसमें जोड़ लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के लोगों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा समाज कल्याण को उचित स्थान दिया गया। संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याण को उन्नत करने के लिए राज्य की भूमिका का मूल्यांकन करते हुए कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्राप्ति हेतु संविधान में कुछ विशेष अधिकार व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया। यह ठीक ही कहा गया कि भारत के संविधान में भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु अनेक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। कल्याणकारी राज्य के मौलिक लक्ष्यों का स्पष्ट तौर पर संविधान की प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले भाग 4 में पूर्ण संकेत मिलता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को संविधान निर्माताओं द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग 3 एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों एवं पिछड़े वर्ग के बारे में विशेष व्यवस्थाओं को भी देखा जा सकता है। उसमें सामाजिक कल्याण की पृष्ठभूमि या उसके दर्शन आपको स्पष्टतया मिल जाएंगे। आप उस भाग को अवश्य पढ़िएगा। और समाज कल्याण के विषय में हमने आज आपके लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आपके सामने रखा। आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। और मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, इस जानकारी को आगे भी शेयर करें, जिससे हमारे BSW पाठ्यक्रम के या MSW पाठ्यक्रम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अभी इस समय में यह शिक्षा बहुत अच्छे से प्राप्त हो सके और वह इस YouTube प्लेटफार्म का, सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करके अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करें। धन्यवाद, नमस्कार।